हेलो वेलकम टू गाइस, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी। एंड बच्चों, मेरे साथ में अभी हैं दो बहुत ही अमेजिंग लर्नर्स और ये सेशन हम करने वाले हैं। ये नया इनिशिएटिव है जिसमें लर्नर कैन आस्क देयर क्वेश्चंस विद देयर एजुकेटर। एंड आज मेरे साथ में दो यहाँ पे अमेजिंग लर्नर्स हैं जिनका नाम है उमंग जे एस्पिरेंट है, एंड खुशी जो है वो नीट एस्पिरेंट है। तो दोनों लर्नर्स का मैं बहुत मोस्ट वेलकम करता हूँ हमारे चैनल अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी पे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? Hello, sir. How are you? Hello, sir. Thank you for giving us such a great honor and a golden opportunity, of course. थैंक यू टू अनअकैडमी ने चांस दिया आप लोगों को, मैंने नहीं दिया है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विदाउट डिलेइंग। तो बच्चों, आज आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। Thank you for giving us the opportunity to interview you, sir. So it is a delight to be here. Okay, so without any further ado, let's start with the first question itself. So we see a lot of students these days are puzzled about what to choose as their stream, and many people choose their stream just because majority of the people take that stream or that is mainstream. So there is not the thing that the stream which they are choosing, they actually have interest in it. So what actually inclined you to towards engineering? So देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके हैं कि एक तो मैंने अपना 11th क्लास में सब्जेक्ट कैसे डिसाइड किया। सेकंड क्वेश्चन इज कि इंजीनियरिंग की तरफ मैं इंक्लाइन कैसे हुआ था। बचपन से मुझे मशीनें थोड़ी पसंद थी, साइंस और ये सब चीज़ें पसंद थी, पर मुझे वो पता नहीं था कि वो साइंस ही है ना। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। और व्हेन आई वाज इन क्लास 10 तो मुझे था कि या तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, BCA या MCA करूँगा, या फिर मैं एयरफोर्स के अंदर जाऊंगा, या फिर मैं टीचिंग के अंदर आऊंगा। ऐसा हर बच्चे के साथ होता है, मेरे साथ भी वही थॉट था कि आपके पास में n नंबर ऑप्शंस है और आपको वहाँ पे फिगर आउट करना है कि बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा हो सकता है। तो मुझे ये क्लियर था कि एयरफोर्स में अगर आपको जाना है टेक्निकल के अंदर, या फिर अगर आपको जाना है MCA करने के लिए, तो उसके लिए आपको साइंस ऑप्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा था कि यार शायद मुझे साइंस लेना पड़ेगा 11th क्लास में। मैं साइंस को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। साइंस में मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, और साइंस में अगर बात करूँ तो मुझे फिजिक्स वाला पार्ट बहुत पसंद है। बायोलॉजी मुझे बहुत ही गंदी लगती थी, समझ ही नहीं आती थी। और मैं टिपिकल हिंदी मीडियम स्कूल के अंदर था 10th क्लास के अंदर, उससे पहले नहीं था। 10th में मैं टिपिकल हिंदी मीडियम में था, तो वहाँ पे बायोलॉजी जब हिंदी मीडियम में पढ़ी तो मतलब मैं गिव अप कर बैठा था कि मैं बायोलॉजी तो नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा कुछ था मेरे साथ। तो जब 10th का एग्जाम दिया तो बहुत ज़बरदस्त टेंशन चल रही थी, मेरे घर में भी हंगामे हो रखे थे कि भाई 10th का एग्जाम हो गया है, जस्ट डिसाइड की कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो फ्रेंड्स के ऊपर डिसाइड होता है। एक पैरामीटर तो होता है कि आपके फ्रेंड्स कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं, मेजोरिटी फ्रेंड्स, और दूसरा होता है कि आपके रिलेटिव्स के बच्चे क्या कर चुके हैं, किसी का सिलेक्शन हुआ है क्या। अगर सिलेक्शन हुआ है तो आपको शायद वो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा था। मेरे फादर के फ्रेंड के एक लड़का हुआ करता था, राही अग्रवाल करके हुआ करता था, और उसने साइंस ले लिया। तो मुझे काफ़ी हद तक पता चल गया था कि मुझे भी अब साइंस ही लेना पड़ेगा। और क्योंकि उसके फादर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे मेरे फादर को कि साथ में दोनों बच्चे स्कूल में चले जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो पर बात ऐसा था कि जब मैंने स्कूल में क्लासेस स्टार्ट की साइंस की, और मैंने जब वहाँ पे पहला लेक्चर मेरा IUPAC का था, तो मतलब मुझे इंटरेस्ट आ गया। और इंटरेस्ट जब आ गया तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं साइंस लूँगा। कुछ टाइम बाद ऐसा था कि मेरी फैमिली मना कर रही थी कि नहीं साइंस मत लो, दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब फोर्स नहीं है। पर मुझे लगा कि साइंस ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट इस तरह से सिलेक्ट किया कि मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। तो एक चीज़ ये है। दूसरा तरीका था कि मुझे जो ड्रीम है, मेरा जो ड्रीम है वो पूरा हो सकता है कि सब्जेक्ट की हेल्प से। तो ये मैंने एक चीज़ रखी। दूसरा जो था बेटा, वो क्या था कि जब मैं इंजीनियरिंग की बात आई तो 12th का मैंने एग्ज़ाम दिया था, JEE का एग्ज़ाम दिया था। और JEE के अंदर जो मार्क्स आ रहे थे उसके बेसिस पे मुझे मतलब कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता। JEE में IIT तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। NIT का कोई स्कोप होता भी तो बहुत अच्छी NIT मुझे नहीं मिलती। कोई बहुत बाद की कोई रैंक मेरे को मतलब मिली थी तो बहुत अच्छी ब्रांच नहीं मिलती। तो मेरा ऐसा था कि कुछ इनोवेटिव कुछ किया जाए, तो या तो एरोनॉटिकल में जाया जाए, या मैकेनिकल में जाया जाए, या फिर आप जो है ऑटोमोबाइल में जाया जाए। सो आई चूज़ कि मैं ऑटोमोबाइल में जाऊंगा, और ऑटोमोबाइल में मैंने फिर अपना इंजीनियरिंग जो है वो करा। बस यही तरीका था। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा लाइफ, पूरा करियर आपको वहाँ पे देना होता है। अगर आप एम आई ऑडिबल? yes, sir, it is totally fine. You are audible. ओके। सो
अगर आपको कोई भी करियर चूज करना है तो आपको वहाँ पे डिसाइड करना रहेगा कि आपको पूरा लाइफ उस करियर के साथ चलना है। तो अगर आप करियर ऐसा चूज कर ले तो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मतलब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मुझे इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरे आसपास में बहुत सारे गैजेट्स आपको दिख जाएंगे, मतलब यहाँ भी नहीं दिखेंगे पर रियल में मेरे आसपास में बहुत सारे गैजेट्स रहते हैं, बहुत सारे। और स्क्रू ड्राइवर हमेशा मेरे टेबल पर रहता है, मैं कब क्या खोल रहा होता हूँ मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा होता है। और हाँ, अगर मैं किसी डिवाइस को खोलता हूँ तो उसको बंद भी कर देता हूँ, ये भी पक्का बात है। मतलब कुछ भी मेरे को ओपन करना, चाहे माइक्रोवेव हो, टीवी हो या कुछ भी हो, तो मुझे मशीनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। टीचिंग मेरा मतलब पैशन है, लेकिन मेरे को मशीनों से भी उतना ही प्यार है। तो इस तरह से मेरा सब्जेक्ट डिसाइड करने में रोल रहा। बाकी बच्चे भी कुछ इसी तरह से करते हैं। So sir, it was really great that you inclined towards engineering. IUPAC पढ़ के. So because currently organic is the most like my issue. So I can say kudos to you for this. So moving on to the next question ahead. So what were the factors that made you choose between being an engineer, जो companies lakhs crores के packages offer कर रही हैं? Of course, I'll go for lakhs पहले तो, just beginning steps. And being a teacher, मतलब ऐसे it's very hard to choose कि मुझे पढ़ाना है या मुझे किसी कंपनी में जॉब करना है. So what inclined you towards teaching? देखो, फाइनेंशियली बात बाद में हम करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं कि मेरा टीचिंग कैसे स्टार्ट हुआ। मैं बचपन से मतलब मेरे खून में टीचिंग है, ख़ानदानी टीचर आप मुझे कह सकते हैं। मेरे पेरेंट्स की बात करें, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी सिस्टर्स, या फिर मेरे घर में मेरे कज़न्स, या फिर मेरे चाचा चाची, या सब सारे लोग जो है वो टीचिंग के अंदर ही हैं। तो जब बड़े हो रहे थे तो हमेशा देखा कि यार सब आसपास में पढ़ा रहे हैं, और बच्चों को जब देखते थे उनके लिए रिस्पेक्ट जो होती थी, कि रिस्पेक्ट बहुत अलग ही लेवल की होती थी, और आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, है ना। मेरे लिए टीचिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, मेरा मतलब होता है सिखाना। आप किसी को कुछ सिखाते हो, चीज़ें कैसे करनी है, कैसे लाइफ जीनी है, कैसे आपको सब्जेक्ट समझना है, तो वो बहुत अलग फीलिंग होती है। तो हमेशा मतलब एक क्लोज नाता जो है ना, क्लोज रिश्ता जो है वो टीचिंग से रहा था। और मतलब मेरे फादर जब पढ़ाते थे, उनके जाने के बाद में मैं वहाँ पे एक्टिंग किया करता था पढ़ाने की, जब मैं छोटा था, 3rd 4th स्टैंडर्ड में था। तो ये तो था कि टीचिंग के अंदर तो आना है, पर क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो नहीं पता था। और मतलब लाइफ में धीरे धीरे जाके शेप बनती है एग्जैक्टली करियर की। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 12 जेई के लिए पेपर कर रहा था, तो मेरी क्लास के जो मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे वो केमिस्ट्री के लिए मेरे पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। केमिस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा और मैथमेटिक्स पे थोड़े से कम हुआ करते थे, पर डिपेंडेंट मुझ पे हुआ करते थे। तो मेरा ऐसा था कि यार मुझे अगर कुछ सीखना है तो मैं उनको पढ़ाऊँ, तो मैं उनको पढ़ा के अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करता रहता था। उन्हें लगता था शायद मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, पर वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट हुआ करता था। और 12th के बाद में जब मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया, तो इंजीनियरिंग के साथ में मैं एक स्लम एरिया में पढ़ा रहा था, और वहाँ पे कुछ बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला कि कब आप इस प्रोफेशन में आ गए। और वो स्लम एरिया का जो बैच था, पहला वाला बैच, वहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है डॉक्टर, इंजीनियर बने। इवन मैंने शायद पहले भी कई सेशंस में बताया कि मेरा एक स्टूडेंट जिसने मेरा ऑफिस डिज़ाइन किया, वो मेरा ही स्टूडेंट रहा था, फर्स्ट बैच से था वो। लोकेश करके मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था, रीना करके एक स्टूडेंट हुआ करती थी, वो डॉक्टर है, अभी कोविड में ड्यूटीज़ वो दे रही है। तो वो जब देखा ना आसपास के लोगों को कि आप वहाँ पे कुछ चेंज कर पा रहे हो, आप कुछ क्रिएट कर पा रहे हो, तो लगा कि ये प्रोफेशन से अच्छा कुछ प्रोफेशन नहीं हो सकता है। आपको इंजीनियर्स बनाने हैं, आपको डॉक्टर्स बनाने हैं, आप जो चाहो वो बना सकते हो इस प्रोफेशन के थ्रू। तो ये प्रोफेशन जो है ना वो मतलब बहुत क्लोज है। तो मैं ये मानता हूँ कि टीचिंग जो है ना वो कोई करियर या प्रोफेशन नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है, ये एक जीने का तरीका है जो मुझे बहुत पसंद है। तो बस और कोई वजह मुझे चाहिए नहीं थी फिर। So we people are also dependent on you for chemistry for sure. Sir, it sounds like a Karan Johar film that I started like this and I just chal raha hu to the peaks. So sir, company का पैकेज छोड़ के टीचिंग की तरफ, because एक फाइनेंशियल चीज दिमाग में होती है, like कि you have to get financially stable and teaching is not, I think like is not that great profession कि वहाँ पे you can earn like lakhs of lakhs, not talking about you personally.
मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि पहली बात तो मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी जब मैं जस्ट अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया था और कॉलेज के पैरेलल में कर रहा था। तो वहाँ पे कोई पैकेज वाली बात तो कुछ हो ही नहीं सकती थी कि कोई पैकेज या क्या होगा। और मैंने स्टार्ट किया था फ्री टीचिंग से और स्लम एरिया में मैं फ्री पढ़ाता रहा, बहुत लंबे टाइम पे फ्री पढ़ाया मैंने। उसके बाद लेकिन मैंने पैरेलल में कुछ और बैचेस स्टार्ट किए। मैंने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया रोबोटिक्स के लिए। मैं रोबोटिक्स वहाँ पे पढ़ाता था व्हाइल आई वाज इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, तो रोबोटिक्स में वहाँ पे पढ़ा रहा था। तो धीरे धीरे ना जब आप अपना कोई भी काम कर रहे हो तो लोग वहाँ पे आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको फाइनेंशियली भी अप्रिशिएट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपको अप्रिशिएट करती हैं। तो वहाँ पे फाइनेंशियली जो है चीज़ें मुझे सपोर्ट मिलने लग गया था। और जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में जा रहा था तब तक मैं मतलब जो हमारे कॉलेज से पैकेजेस जा रहे थे उससे ज़्यादा पैकेजेस मैं अपने यहाँ पे अपने स्टार्टअप के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को दे पा रहा था। तो वो कंसर्न नहीं था मेरे सामने कि पैकेजेस क्या होंगे, मैंने कभी सोचा नहीं। इवन मैंने कॉलेज में कभी प्लेसमेंट के लिए किसी के लिए कभी मैंने फॉर्म फिल भी नहीं किया था, क्योंकि मेरा एकदम क्लियर था कि कॉलेज में मैं जो कर रहा हूँ वो अपनी लर्निंग के लिए कर रहा हूँ। मेरा शौक है, मेरे को ऑटोमोबाइल सीखना है, मुझे व्हीकल डिजाइन सीखना है। मेरा इससे ज़्यादा वहाँ पे ये नहीं था कि मुझे जाके कहीं जॉब करना है, मुझे व्हीकल डिजाइन करना है, ये मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो फाइनेंशियली कभी कोई ये चीज़ नहीं आई। और वैसे भी एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप किसी भी चीज़ को पैशनेटली करते हो तो वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एक हिंदी का एक वर्ड है गौण हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, वो है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। फिर टाइम के साथ में वो सब चीज़ें फाइनेंशियली और बाकी चीज़ें जो है ना वो भी ठीक हो जाती है। तो और अभी तो टीचिंग इंडस्ट्री, टीचिंग के लिए अगर बात करें तो टीचिंग के अंदर ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे टीचर्स को अप्रिशिएट करती है, रिकॉग्नाइज करती है। तो वो कंसर्न नहीं है कि कंपनी के अंदर पैकेज क्या होगा, कहाँ क्या पैकेज होगा। अगर आप अपने काम में अच्छे हो तो वो हर जगह आपको अप्रिशिएट किया जाता है। मैं एक और चीज़ यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैं पिछले 12 सालों में अपने करियर में देख रहा हूँ, बच्चों को हमेशा इंटरेस्ट ही रहता है कि हाउ मच टीचर्स अर्न। बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और काफ़ी हद तक, हाँ, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहता है। लोगों को लगता है कि शायद अंडररेटेड है, बहुत सारी जगह पर अंडररेटेड हो सकता है, पर कई जगह पे जो है ये ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लाइफ के लिए जितना आपको ज़रूरत होती है उतना आपको, कोई भी आप काम कर रहे हो बहुत शिद्दत से, तो आपको वो मिलता ही मिलता है। Yes sir, it is clearly visible that teaching is in your veins. ब्लड में है। हम लोग जितना आप एफिशिएंटली पढ़ा देते हो उससे पता चल जाता है। एंड हाँ, ये भी बात आपका, लाइक आई रियली लाइक्ड इट दैट when you do something passionately, all the other factors like become really small in front of that, right? So moving on to the next question, sir. So like this is related to the patterns in the examination. Like when you gave the JEE examination and now the pattern of the JEE exam, it is totally different. Like it is very much different. So what do you think is the better way of analysis? Like the newer pattern is a better way of analyzing the students, or the old pattern was better? उमंग, ऐसा है कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो फिक्स्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कंपटीशन डिसाइड होता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट से, जो लोग इंटरेस्टेड है इस एग्जाम को क्रैक करके कॉलेज लेने में, राइट। तो आप इसके अंदर आपको इस तरह का पेपर या फिर आपको इस तरह का एग्जाम पैटर्न सेट करना पड़ता है कि आप बेस्ट लोगों को वहाँ पे जज कर पाएँ, क्योंकि आपको बेस्ट इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने हैं। तो उनकी एनालिटिकल पावर, उनकी EQ, उनका IQ लेवल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज़ें रट्टा मान ली है, आपने कुछ चीज़ों को मेमोराइज कर लिया है या फैक्ट्स को मेमोराइज कर लिया तो आप जो है बहुत अच्छे इंजीनियर बने, कभी ऐसा नहीं होता है। तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी जरूरी है। और IIT जब भी कोई एग्जाम IIT जब भी अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है तो इस प्रैक्टिस के अंदर दे आर बेस्ट। वो हमेशा उस फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं जो कि उसमें हेल्प करता है उनको बेस्ट ब्रेन्स को आइडेंटिफाई करने में। तो मेरे टाइम पे जब एग्जाम हुआ करता था तब पैटर्न बहुत अलग था, अभी पैटर्न अलग है डेफिनेटली, लेकिन ये टाइम के साथ रिक्वायरमेंट है जिसको IIT हमेशा अडॉप्ट करता है, बाकी एग्जामिनेशंस नहीं करते। बहुत पहले एग्जाम हुआ करता था, सब्जेक्टिव एग्जाम भी IIT का हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया टाइम के साथ चेंज होते गए। तो टाइम के साथ चेंज होना IITs को बहुत अच्छे से आता है और इसीलिए दे आर बेस्ट। और एक सिंपल सी बात और है, IIT जो होता है ना, IIT से जब पढ़ते हो तो वो एक कोई डिग्री कोर्स नहीं है, IIT भी एक तरह की एक लाइफ है। आप वहाँ पे ना इंजीनियरिंग को जीते हो, उसको फील करते हो, समझते हो।
वर्ल्ड में पूछा जाता है ना इंडिया के बारे में कि इंडिया के बारे में क्या चीज़ फेमस है, तो एक स्टडी के अंदर बोला गया कि जितना लोग ताजमहल के बारे में नहीं जानते ना, उससे ज़्यादा इंडिया को आईआईटीज़ के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के आईआईटीएंस जो हैं, यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जो हैं वो मतलब अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लेते हैं। तो मतलब आईआईटीज़ जो है हमेशा बेस्ट है अपने मतलब पैटर्न को लेके, और मतलब बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो लोग। So this is like really good for me and among like so moving on to my next question. All the students अभी काफी problems face करते हैं सर, like कुछ होते हैं जो doubts नहीं clear कर पाते as we are in the online mode and offline mode में भी, so ऐसा है कि doubts कहीं दिमाग में रह जाते हैं, फिर वो see doubts is like something कि वो चढ़ते चले जाते हैं and it makes a mountain of that. तो how to get rid of that, because अगर question solve नहीं होते तो depression, tension, I think you can relate a lot to me. Yes खुशी, बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है। डाउट्स के लिए ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाउट मैनेजमेंट, है ना। मतलब डाउट मैनेजमेंट इस तरह की चीज़ है जिसके ऊपर मतलब अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी रन कर रहा हूँ तो मैं शायद वहाँ पर 2 ईयर का एक मास्टर कोर्स भी बना दूँ, MBA इन डाउट मैनेजमेंट, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो डाउट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डाउट्स को मैनेज करना बच्चों को नहीं आता है। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि डाउट क्या होते हैं और कैसे आएंगे। देखिए, डाउट अगर नहीं आ रहे तो भी दिक्कत वाली बात है, और डाउट अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और सेम डाउट आ रहे हैं तो भी दिक्कत वाली बात होती है। आप जब भी कुछ पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी की वजह से आप जब और कोशिश करोगे जानने की, तो आपको वहाँ पे डाउट्स आना बहुत 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 मतलब नॉर्मल सी बात है, कुछ अजीब नहीं है। बच्चे इसको ऐसा ले लेते हैं मतलब कि यार मेरे को डाउट आ रहा है, मैं वीक हूँ, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे डाउट आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डाउट आना बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे को डाउट नहीं आते तो मुझे डाउट आना शुरू हो जाता है कि ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो डाउट आना बहुत अच्छी चीज़ है। अब क्वेश्चन आता है डाउट का मैनेजमेंट कैसे करें। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सीधा पूछना शुरू कर देते हैं। जैसे मेरे साथ भी होता है, बच्चे मेरे को कहते हैं सर ये क्वेश्चन है, मुझे इसका सीधा सोल्यूशन बता दीजिए, है ना। तो वो सोल्यूशन आप डिमांड कर रहे हो, आप डाउट नहीं पूछ रहे। आपका डाउट जो है वो दैट शुड बी प्रिसाइज। अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो भी चलेगा, पर दैट शुड बी प्रिसाइज कि सर मेरे को ना ये दिक्कत आ रहा है कि 3rd स्टेप मैंने कर लिया, 4th स्टेप में मेरे को कैसे मूव करना मुझे समझ नहीं आ रहा। बच्चे डाउट क्या पूछते हैं पता है आपको, पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख के आते हैं, कहते हैं सर 3rd स्टेप कैसा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं उनको कहता हूँ आप क्वेश्चन सॉल्व करो कि सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हो, आपका डाउट ही गलत है। तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होते, सोल्यूशन सॉल्व करने लग जाते हैं, और वहाँ पे वो डाउट अपने बनाने लग जाते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनअकैडमी पे भी है। अनअकैडमी पे आस्क डाउट फीचर है, जहाँ पे बच्चे जस्ट अपना फोटो क्लिक किया डाउट का और अपलोड करके अपना वीडियो सोल्यूशन वहाँ पे तुरंत उनको मिल जाता है। तो बहुत ही आसान सा है डाउट मतलब किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पता करना। डाउट की अगर बात करें एक्यूरेटली, तो डाउट का मैनेजमेंट ठीक नहीं होता है ना। हमेशा एक डाउट कॉपी आपको जो है मेंटेन करनी चाहिए। और जब भी आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं ना, नोट्स के अंदर चैप्टर 1 में मान लीजिए कि आपने 100 क्वेश्चंस करे, है ना। आपको भी आदत है इस चीज़ की, आपको भी मैंने पढ़ाया और इवन उमंग भी जानते हैं। चैप्टर 2 जब स्टार्ट होगा तो मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर में 100 क्वेश्चन किए थे, तो मैं कहता हूँ चैप्टर 2 के अंदर 101 क्वेश्चन से आप स्टार्ट करो। सीक्वेंसिंग आपको रखनी है, और क्वेश्चंस की हमेशा मार्किंग कर देनी चाहिए कि डिफिकल्टी लेवल पे कि इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है। उनकी स्टार रेटिंग कर दो। जैसे टीवी फ्रिज की स्टार रेटिंग आती है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, सिमिलरली आप क्वेश्चंस की भी रेटिंग कर सकते हो कि 1 स्टार है मतलब ये इजीली हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, 2 स्टार है मतलब डिफिकल्ट होगा थोड़ा, या ये क्वेश्चन नेगेटिव हो सकता है। कई बार होता है ना, क्वेश्चन सीधा बहुत ज्यादा जोश में आके कर देते हैं और वो लगता है ये क्या हुआ, ये तो मुझे आता था, गलत कैसे हो गया। तो वो क्वेश्चन को 2 स्टार में हम रखेंगे कि ये क्वेश्चन हमें कभी भी धोखा दे सकता है, तो उनको लेके थोड़ा केयरफुल होना होता है। 3 स्टार वो जो देख के पता चल जाता है कि नहीं यार, देखो बच्चे झूठ बोलते हैं कि हमें क्वेश्चन पता ही नहीं होता कि आ रहा है नहीं आ रहा है। क्वेश्चन देख के बच्चे को पता चल जाता है कि वो उससे होने वाला है कि नहीं होने वाला। ये आप एक्सेप्ट करो या ना करो, ये पता होता है, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है। तो डाउट का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये बच्चा कर लेता है और नोट्स में मेंटेन कर लेता है प्रॉपर कि मेरा, जैसे मान लीजिए पेज आपने शुरू में नोटबुक में शुरू में 3 पेज छोड़ दिए, पेज 1 पे आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टार वाले क्वेश्चन की नंबरिंग कर रहे हो, सेकंड पेज पे आप 2 स्टार वालों की नंबरिंग कर रहे हो, और थर्ड पेज पे 3 स्टार क्वेश्चन की नंबरिंग कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपके पास कितना टाइम है और कब आपको 1 स्टार वाला देखना है। सिंगल स्टार तभी देखोगे जब आपके पास इनफ टाइम। तो ये डाउट मैनेजमेंट अगर बच्चा कर लेता है तो कभी उसको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि डाउट जो है इन्हीं को तो रिवाइज करना है, यही तो बच्चा मतलब गड़बड़ कर जाता है, यही तो गड़बड़ होती है इसके साथ में। तो इससे क्या होता है, बच्चे की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वो बहुत मतलब
जीरो तक आप लेके आ सकते हो, एक्यूरेसी जो 100% तक कर सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग का कितना बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है वो मुझे पता है, क्योंकि मेरा जेईई में सिलेक्शन नहीं होने का एक बहुत बड़ा रीजन जो था वो था कि नेगेटिव मार्किंग। मैंने भी फिजिक्स के अंदर नेगेटिव क्वेश्चंस कर दिए थे और मेरे मार्क्स आ रहे थे कट ऑफ क्लियर करने के लिए, पर मैं क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे ऐसा हुआ। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। तो फिल्टरिंग जो है ना, क्वेश्चंस की लेबलिंग करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को करनी चाहिए वो सीरियसली। सो सर, क्या आपको ऐसे डाउट्स थे? ऑब्वियसली मुझे डाउट्स आते थे। मेरे टाइम पे जब मेरे को डाउट आते थे तो 2-3 दिक्कत होती थी। मेरे जो टीचर होते थे तो उनके पास जब जाते थे कि सर ये डाउट है, तो वो कहते थे पक्का पढ़ के नहीं आए होगे, तो मतलब मोटिवेट नहीं करते थे। पर कुछ टीचर्स हैं जो मोटिवेट करते थे। मतलब आई कैन रिमेंबर माई इंग्लिश टीचर जो कहते थे कि डाउट आ रहा है तो अच्छी बात है ना, पूछो कहाँ दिक्कत है, ठीक है ना। तो वो मोटिवेट करते थे। फिजिक्स वाले टीचर थे वो मुझे मोटिवेट करते थे। इवन ऐसा हुआ था एक टेस्ट के अंदर, मैंने कई बार क्लासेस में बताया कि एक टेस्ट के अंदर आई वाज एक्सपेक्ट कि मैं फेल होने वाला हूँ, और हुआ भी यही। और टीचर जो थे उन्होंने मुझसे पूछा कि पूरी क्लास में पूछा कि किन किन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 30% से कम आने वाले हैं। तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया, तो उन्होंने बोला कि कितने? मैंने कहा कि मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई मार्क मेरे वहाँ पे आने वाले हैं, मतलब 0 के आसपास कहीं होने वाले हैं। तो उन्होंने मेरा चेक किया कॉपी और उन्होंने बोला कि हाँ यार बात तो ऐसा ही है, पर उन्होंने कहा कि यार ये करेज है अगर आप में फेलियर को समझने का, एक्सेप्ट करने का और एनालाइज करने का, तो अगली बार मार्क्स कम नहीं आएंगे। मैंने उस बात को समझ लिया। नेक्स्ट टेस्ट जब हुआ था तो मेरे 10 आउट ऑफ 10 जो है उसके अंदर मार्क्स आए थे। वो रीजन ही था कि आपको मोटिवेट किया गया आपकी गलतियों को ठीक करने के लिए और डाउट्स को पूछने के लिए इनकरेज किया। तो डाउट्स पूछने चाहिए। मैं तो मतलब चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो हमेशा यही कहता रहा हूँ कि जितने ज़्यादा डाउट आप पूछोगे अच्छी बात है। डाउट्स आने चाहिए और वो क्लियर भी होने चाहिए। Yes, sir, that is true. Like हम आपसे जब पूछे क्वेश्चंस तो आप you were like send me the solution first, send me your approach first, then I will tell you what to do further. Otherwise, I am not going to send you the whole solution. So that is like yeah. And then when I started doing so, like it was very much beneficial for me. उमंग मैं इंटरप्ट करूंगा। मुझे अच्छे से याद है आप प्लस पे थे और सारे क्वेश्चंस आपने किए थे, और जी एडवांस के अंदर मैंने बहुत एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी थी और मुझे पता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आप फंस जाओगे, फिर भी मैं देता था। और आई कैन गारंटी कि अगर आज भी आपको वो क्वेश्चंस दिए जाए ऑर्गेनिक के अंदर तो आप वो बहुत अच्छे से कर लोगे। रीजन है कि आपको अप्रोच पता है कि स्टार्ट कैसे करना है, आपको ये अच्छे से पता है कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है। मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास में कोई ये रट्टाफिकेशन नहीं है कि ये मेरे को रूल याद करना है या मेरे को वो रूल याद करना है। मैं कभी भी क्लास के अंदर रूल्स नहीं पढ़ाता हूँ कि ये रूल्स याद करना है। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। तो हमने कभी चाहे वो एल्कीन की रिएक्शन हो, एल्केन की हो, कभी भी मैंने रूल की बात नहीं की है कि हाइड्रोजन जाके लेस हाइड्रोजन वाले पे क्यों ऐड होगा या ज़्यादा हाइड्रोजन है तो वहाँ पे ज़्यादा जाके अटैक क्यों करेगा। तो सिंपल सा कि कॉन्सेप्ट जो है उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप वो फॉलो कर लेते हो तो मतलब आपको रूल्स रटने की जरूरत तो नहीं पड़ती है एटलीस्ट। So I developed that method. Like कोई रटने का जरूरत नहीं, याद करने का जरूरत नहीं है। रिएजेंट दिख रहा है, ये दिख रहा है, अच्छा ठीक है क्यों होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली मैकेनिज्म, और फिर आ जाता था आंसर। अच्छा मतलब सब लॉजिकल लगता था पूरा। वो एकदम न्यू वे था ऑर्गेनिक के लिए। मेरे फ्रेंड्स लोग एकदम डरते थे ऑर्गेनिक कैसे होगा, रटना पड़ रहा है। Going ahead, sir. The next question is like you prepared in offline mode, obviously, and currently we can see due to the pandemic, online mode में सब पढ़ रहे हैं, and interaction उतना efficient नहीं हो पाता क्योंकि face visible नहीं रहता है स्टूडेंट्स का टीचर्स को obviously at times, and घर में बहुत सारे issues होते हैं। pandemic की वजह से बहुत families में issues चल रहा है। So like how can the students stay motivated during this phase, sir? देखिए इश्यूज हमेशा आते हैं, चाहे ऑफलाइन हो तब भी इश्यूज आते हैं, ऑनलाइन हो तब भी इश्यूज आएंगे, और कोई और मोड आएगा तब भी इश्यूज हमेशा रहेंगे। इश्यूज बस ये कि ये जो इश्यूज आ रहे हैं नए हैं, इनको आप अडॉप्ट करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, हमेशा रहता था। पहले जब बाहर जाते थे तो इशू ये होता था कि मेरी वैन लेट हो गई है या मेरी बस मिस हो गई है या बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, मैं पहुँच गया हूँ इंस्टीट्यूट, जाते ही मैंने ठंडा पानी पी लिया, मेरा गला खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई है, या बाकी बच्चे क्लास के अंदर है तो उनकी वजह से मैं क्लास में पूछ नहीं पाता हूँ डाउट, या सर का चेहरा देखते ही मैं टेंशन में आ जाता हूँ, है ना। तो मेरे को फोकस ही नहीं रहता, या सर का या इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि मेरे को समझ नहीं आता कि मैं फोकस कैसे करूँ। तो इश्यूज हमेशा होते हैं। ऑनलाइन में जो इश्यूज है ये इस तरह के, जब आप करियर में जाओगे तब वहाँ पे भी इश्यूज होंगे, इश्यूज हमेशा होंगे, आपको उनसे बाहर निकलना होता है। देखो मोटिवेट रहने का सिर्फ एक ही तरीका है,
देखो मैं कभी नहीं कहता कि यूट्यूब वीडियोस जाओ और उनको जाके देखो और दिन भर जो है वीडियोस देख देख के जो है मोटिवेटेड हो, वो देखो आपको टेम्पररी हैप्पीनेस दे सकते हैं, वो टेम्पररी हैप्पीनेस दे सकते हैं। मैं एक टर्म भूल रहा हूँ, प्रोटीन का एक टाइप होता है, और जब एल्बुमिन, हाँ एल्बुमिन उसको बोलते हैं, जब बॉडी के अंदर एल्बुमिन कम हो जाता है तो आर्टिफिशियल एल्बुमिन जो है बॉडी के अंदर इन्फ्यूज करते हैं हम लोग, और वो टेम्परेरी प्रोटीन होती है, वो कुछ टाइम के लिए आपको पुश कर सकती है, उसके बाद वो वॉश आउट हो जाती है बॉडी से। सिमिलरली मोटिवेशन भी अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से लोगे ना तो कुछ टाइम तक तो आपको वो मोटिवेटेड रखेगा, लेकिन वो फिर थोड़े टाइम बाद वो वॉश आउट हो जाएगा। तो मोटिवेशन सिर्फ ये है कि आपका जो ड्रीम है ना, जो पागलपन है, वो ही आपको मोटिवेट करता है। मुझे एक छोटा सा सीन याद आता है, एक स्टेज शो था म्यूजिक का, मैं वहाँ पे गया था, और वहाँ पे कोई एक एंकर थे जो कि किसी एफएम रेडियो से आए थे, और उन्होंने वहाँ पे एक क्वेश्चन किया था। ही वाज लाइक कि आपका कौन सा ड्रीम है या आपकी कौन सी क्या हॉबी है जिसके लिए आप एकदम क्रेजी हो, और वो माइक पे ऑलमोस्ट चिल्ला रहा था कि क्रेजी हो एकदम, ये वाला फील था कि किस चीज के लिए आप एकदम पागल हो। तो आपको जब भी लग रहा है ना कि यार मोटिवेशन थोड़ा सा लैग कर रहा है ना, तो आप वो चीज याद करो, कौन सा ड्रीम है आपका, ऐसा क्या पागलपन है आपके अंदर जिसके लिए आप जाग सकते हो, आप पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आप वो उस पर फोकस करोगे तो मतलब कभी दिक्कत नहीं आती। जैसे मेरे अंदर एक पागलपन है कि मुझे जितने भी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उनके रिप्लाई करूँ रात तक, चाहे उसके लिए मुझे रात को 2 बजे डिनर करना पड़े या 3 बजे डिनर करना पड़े, जो मैं करता हूँ अक्सर। तो ये पागलपन होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। ये पागलपन अगर होता है तो मोटिवेशन अपने आप मिल जाता है। वो ड्रीम्स के अलावा मतलब और कोई तरीका नहीं है आपके पास मोटिवेट रहने का। सॉरी। Yes, sir. I remember when I used to go to offline coaching, I was like कि इतना परेशान होना पड़ता है, इतना travel करना पड़ता है, काश ये घर पे हो जाए। And then it switched to घर पे and everybody is like banging their heads on the table कि please open the coachings and schools. उसका रीजन है खुशी, उसका रीजन है कि हम लोग स्क्रीन को कैसे यूज करना ये नहीं जानते। हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पर ऑनलाइन पढ़ना कैसे, हम इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको कुछ ब्रेक्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, आपको जो है कुछ क्लासेस की हेल्प भी चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ से जो ब्लू लाइट आती है वो काफ़ी मतलब हार्मफुल रहती है आपकी आइज़ के लिए, तो आप जल्दी थक जाते हैं। तो उस प्रैक्टिस को अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना तो आपको वो दिक्कत आएगी। वो ऑफलाइन के अंदर भी होता था, अभी ऐसा आप कह रहे हो कि ऑफलाइन के अंदर कब खुले, ऐसा फील हो रहा है, पर जब ऑफलाइन होता था तब कहते सर 1 घंटे का क्लास हो गया, बोर हो गए, आज ब्रेक दे दो, आज बंक मार लेते हैं, आज चाय पार्टी कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, वो तब भी होता था। बस अभी वो क्या है, डेफिशिएंसी हो गई ना, आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप जा नहीं सकते, इसलिए वैसा फील हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब ऑनलाइन में कुछ परेशानी आ रही है या मतलब कोई और तरीका हो सकता है। तरीका इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ कैसे रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. It was a great help. एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जब किसी और प्लेनेट पे चले जाते हैं तो उनके पास ऑनलाइन कन्वर्सेशन के अलावा कोई तरीका नहीं होता है, और वो पूरी की पूरी दुनिया बना रहे हैं अगर, तो वो पूरा वर्चुअली ही कनेक्ट रह के बना रहे हैं। तो अगर वहाँ पे वो लोग एक्सक्यूज देते हैं ये सारे, तो वो कभी ऐसा कर ही नहीं पाते। मतलब हम लोग यहाँ तैयारी में है कि मंगल पे जाके शायद हम कुछ रुकेंगे, हो सकता है कि हमारी जनरेशन के अंदर ही हम लोग जाके जो नेक्स्ट इंटरव्यू हो वो शायद हम मंगल से जो है ले रहे हो, ये हो सकता है पॉसिबल, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। We are hoping for the best कि नेक्स्ट इंटरव्यू मंगल से ही हो। तो सर जैसे कि अभी एवरीबॉडी इज प्रिपेयरिंग, तो गलती करना, कमिटिंग मिस्टेक्स इज लाइक वेरी कॉमन। सो जो मुझे याद है जो मैंने की थी, तो इट वाज लाइक कि I was having 6 months in my hand, अभी 6 months ago, I was having 6 months in my hand, और मैंने सोचा था कि 2 महीने में बायो खत्म, 2 में फिजिक्स, 2 में केमिस्ट्री, बट मुझे समझ में आया जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ मैं पीछे पीछे भूलती जा रही हूँ। सो मुझे सबको टाइम देना पड़ेगा। सो ऐसा गलती करके डीमोटिवेट होना या फिर थोड़ा गिर के उठना, इज दैट ओके? आपकी क्वेश्चन में एक्चुअली आपका एक क्वेश्चन ही पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन हो गया जेई का, कि एक पैराग्राफ आपने दे दिया और उसमें कहते हैं सर क्वेश्चन 1 ये, क्वेश्चन 2 ये, क्वेश्चन 3 ये, क्वेश्चन 4 ये है। तो 4 क्वेश्चन है, मैं आपके चारों क्वेश्चन के आंसर करता हूँ। तो पहला तो ये जो बड़े बड़े गोल है ना, ये कि 2 महीने में ये खत्म, 2 महीने में ये खत्म, हम कोई स्टॉक क्लियरेंस सेल थोड़ी निकाल रहे हैं कि 2 महीने में ये खत्म। हमें पढ़ना है, सीखना है, आराम से प्यार मोहब्बत से पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है कि 2 महीने में ही खत्म।
तो आप पैरेलल में तो सब्जेक्ट हमेशा पढ़ना चाहिए कि पैरेलल में तीनों सब्जेक्ट को हम टाइम दे रहे हो, इक्वल टाइम दे रहे हो, या जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है या सिलेबस ज्यादा उसको हम ज्यादा टाइम दे रहे हो। दूसरी चीज, गोल्स हमेशा वीकली बनाओ, छोटे छोटे बनाओ। एक छोटी सी स्टोरी है कि कोई एक एम्परर थे, वो हिंदुस्तान पहले जब भारत हुआ करता था, बड़ा मतलब कुछ और नाम इसको बोलते थे, तो तब जो यहाँ पे अटैक करने आए तो वो बार बार अटैक कर रहे थे, हार रहे थे, क्योंकि वो पूरी एक साथ अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो थक गए और लड़ाई करते करते किसी झोपड़ी पे पहुंचे, वहाँ एक बूढ़ी औरत थी और शी वाज, उनको कहा कि अम्मा मुझे खाना चाहिए, मतलब जिस भी लैंग्वेज में उन्होंने कहा होगा कि मुझे खाना चाहिए। तो उन्होंने उनके लिए कुछ खाना दिया, तो उन्होंने जल्दबाजी में उस खाने को कोशिश की एक साथ, तो उनका मुंह जल गया। तो वो जो लेडी थी उन्होंने उसको कहा कि अगर एक साथ करोगे तो मुंह जलना ही जलना है, धीरे धीरे करो। अब लेडी ने मैसेज बहुत सिंपल सा दिया, आपके ऊपर है कि आप उसको लेके क्या इंटरप्रिटेशन बनाते हो। तो उन्होंने समझ लिया कि अच्छा मेरे साथ भी यही गलती हो रही है, मैं भी क्या करूँ, मैं एक साथ अटैक करने की कोशिश करूँ। कोई कॉम्पिटिशन थोड़ी है कि आप 2 महीने में एक कोर्स खत्म कर दोगे तो आपको जो है नोबेल प्राइज मिलेगा। भाई आपको सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे आप। तो ये गोल जो जब भी बच्चे बनाते हैं ना, हमेशा गिरते हैं। तो जो बच्चे टॉपर होते हैं, सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंकर होते हैं, मैं जब भी मैंने उनको पढ़ाया है, मैंने हमेशा देखा वो कभी भी ऐसे गोल नहीं बनाते आधे डे कि मैं ये कर डालूंगा, मैं 10 बुक कर डालूंगा, मैं 5000 क्वेश्चन कर डालूंगा, ऐसे गोल्स वो नहीं बनाते। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन तो ये था आपका कि गोल्स आपको छोटे बनाने। दूसरा था कि डीमोटिवेट इसमें हो जाते हैं। देखो आप काम करोगे, गलतियां होंगी, गलतियां करना कुछ बुरी बात नहीं, गलतियां करना बहुत अच्छी बात है ना। एक शायद कबीर जी का दोहा भी है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो सुजाए। मतलब जो आपकी कमियां निकालने वाले इंसान हो ना, उनको तो आसपास रखना चाहिए और उनको तो मतलब खुश रखना चाहिए, राजी रखना चाहिए एकदम, कि वो आपकी कमियां बता पाए। तो अगर आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो इट्स वेरी गुड। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है, वीकनेस के बाद में ना हम लोग उस पर रिएक्ट क्या कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। वही प्रॉब्लम अगर बार बार आ रही है ना, तो वो बहुत बड़ी गलती है। प्रॉब्लम आना, गलती करना दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम गलती को बार बार करना वो गलती वाली बात है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और एक आता है कि सर इतना होने के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो देखो ये तो लर्निंग प्रोसेस है। आप जब पहली बार, अगर मुझे नहीं पता आप लोगों को 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाना आता है कि नहीं आता, जब आप पहली बार साइकिल चला रहे होगे, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, साइकिल आप चला रहे होगे, जब आप 4-5 ईयर्स के होगे तो आपको प्रॉपर एक साइकिल मिल गई होगी 2 व्हील वाली। उससे पहले आपको 3 व्हील वाली साइकिल भी मिली होगी, आप नहीं चला पाए हो, आप गिर गए होगे। आपने क्या किया, लगी भी होगी। इवन बहुत से स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि उनकी हड्डी टूट गई। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी उनकी बोन टूट जाती है, पर टूट गई। मैंने उनको पूछा कि आपने क्या किया फिर? सर कुछ नहीं, वापस कोशिश किया तो हो गया। तो जब आप किसी चीज में कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हो ना, तो वहां पे मास्टरी या परफेक्शन होता है। तो इसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ये तो एक लर्निंग प्रोसेस है और ये पार्ट है उसका, ये होगा ही होगा। तो डिमोटिवेट क्यों होना है? So, सर क्या आपकी लाइफ में ऐसे कुछ काश है? मेरी लाइफ में देखो, मैं रिग्रेट नहीं करता। मैं कभी रिग्रेट फील नहीं करता हूँ प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर मैं अपने इंजीनियरिंग के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर कि मैंने इंजीनियरिंग जो है वो करी तो मैं आगे उस डोमेन में क्यों नहीं किया, इसमें क्यों नहीं किया, है ना। मेरा हमेशा से प्लान था कि यार मैं ना 50s की एज में जब जाऊँगा तो मैं वापस से इंजीनियरिंग पे वापस फोकस करूँगा, वापस व्हीकल डिजाइनिंग पे काम कर रहा होगा। अब मुझे नहीं पता जब मैं 50s पे होऊंगा तब किस तरह का व्हीकल डिजाइनिंग और ये सब चल रहा होगा। तो मैं कभी रिग्रेट नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर। जो आपने किया, एक बहुत अच्छी लाइन है, महाभारत की है। वैसे तो मैं मतलब सब बच्चों को पता है कि मैं थोड़ा सा इस तरफ इंक्लाइंड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो बहुत अच्छा डायलॉग है कि इंसान जो भी डिसाइड करता है ना, वो मनस्थिति और परिस्थिति, मतलब मेंटल स्टेट और सर्कमस्टेंस के हिसाब से डिसाइड करता है। ठीक है ना। आज भी मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे आसपास जो मेरा मेंटल स्टेट है, मेरे जो सर्कमस्टेंस है, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करके बोल रहा हूँ, और आज के हिसाब से वो बहुत अच्छा है। फ्यूचर में जाके हो सकता है कि वो गलत प्रूव हो जाए, कुछ और प्रूव हो जाए, तो हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम फ्यूचर की गारंटी नहीं ले सकते। तो फ्यूचर में जाके हमें पता चलेगा कि हमने सही किया, गलत किया। तो बैकवर्ड अप्रोच हमेशा बहुत आसान होती है। बैकवर्ड अप्रोच इज वेरी इजी, कि मैंने वो किया तो गलत किया, ऐसे क्यों किया, इसका रिजल्ट तो ये हो सकता था। वो आपको आज पता है ना, तब नहीं था आपके पास इतना डेटा, आपके पास लिमिटेड डेटा था जिसके बेसिस पे आपने बेस्ट डिसाइड किया। तो मेरी लाइफ में ऐसा रिग्रेट नहीं है। पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ चीजें होती है जहाँ पे आपको फील होता है, लेकिन मतलब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता। इवन अनअकैडमी में मेरे जो बॉस रहे हैं, मिस्टर दिनेश गोदारा, उन्होंने भी हमेशा यही सिखाया कि विवेक सर, लाइफ में कभी ना रिग्रेट नहीं करना चाहिए किसी भी काम में, क्योंकि आपने रिग्रेट कर दिया ना, तो इसका मतलब आप सेल्फ डाउट पोजीशन में आ गए। और जिस दिन आपने सेल्फ डाउट करना शुरू कर दिया,
तो दुनिया के पास तो आपने स्कोप दे दिया पूरा का पूरा कि आ जाओ डाउट कर लो हमारे ऊपर, क्योंकि हमें यकीन नहीं है। जब मुझे ही मेरे पे यकीन नहीं है तो बाकी लोग क्यों मेरे पे ट्रस्ट करेंगे? बताओ ना, वो एक वजह बताओ मुझे कि कोई वजह है कि बाकी लोग मुझ पे ट्रस्ट करेंगे? नहीं सर, दिस इज तो लाइक कि जहाँ पे मैंने अपना वो छोड़ा होगा कि ठीक है आई डोंट बिलीव माई सेल्फ, वहाँ पे यू आर लाइक अ बैकबोन टू मी, सो आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट। तो कि जहाँ पे मेरे को लगा होगा कि आई डोंट बिलीव माई सेल्फ, वहाँ पे यू आर देयर टू बिलीव इन मी। खुशी, मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज और एड ऑन करूंगा। एक टर्म होती है संस्कार, है ना, जिसको हिंदी में संस्कार कहते हैं। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि आपके संस्कार अच्छे हैं, बुरे हैं, ये है। संस्कार को मैंने थोड़ा सा क्लोजली पढ़ा, समझा कि संस्कार एक्चुअल में होता क्या है। संस्कार एक्चुअल में एक थॉट प्रोसेस है। जब भी हम कोई चीज को सुनते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है, पहला क्या काम होता है? पहले हमें अच्छा लिसनर बनना होता है, हमें चीजों को सुनना होता है। फिर अगला काम क्या होता है? हमें समझना होता है, और फिर हमारे पास जो अवेलेबल डेटा उसके बेसिस पे हमें उस पर रिएक्ट करना होता है। ठीक है ना? इसको आप बोल सकते हो कर्मा भी बोलते हैं कई लोग, कर्मा बोल सकते हो, या फिर एक्शन रिएक्शन भी आप बोल सकते हो। सिंपल सा है, ठीक है। जब भी कोई बच्चा मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, या आप किसी को कुछ पूछ रहे हो, या कोई आपको कुछ कह रहा है ना, तो आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। आपको सुनना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जनरली हम लोग पता है किस लिए सुन रहे होते हैं? जवाब देने के लिए। तो जब हम जवाब देने के लिए सुन रहे होते हो ना, तो वहां पे कभी अच्छा आंसर आएगा नहीं। दैट इज नॉट गुड कर्मा, या संस्कार, अच्छा संस्कार नहीं है इसको। तो आपको पहले सुनना पड़ेगा, ब्रेन में प्रोसेस करना पड़ेगा, और आपके पास अवेलेबल डेटा के बेसिस पर रिएक्ट करना पड़ेगा। जो बच्चे कहीं ना कहीं एक स्टेप को मिस कर जाते हैं, वो क्या करते हैं? सुना, तुरंत रिएक्ट किया, या बहुत अच्छे से सुना ही, हम पहले रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ना, अगर ये बच्चे अपनी लाइफ में काम में ले लें कि क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो बहुत अच्छे से पहले से सुने और उस पर रिएक्ट करें, तो उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा मतलब सोल्यूशन मिलेगा। यस सर, एंड आपने जो बोला कि सेल्फ डाउट आ जाता है रेगुलेटर से, तो अच्छा है कि आपको नहीं आता है। डाउट्स कहाँ क्लियर करेंगे? आप अपने डाउट्स में लगे रहिएगा। तो सर एक और चीज़ है जो आजकल बहुत मार्केट में बहुत सारे प्रेशर्स आ गए हैं आजकल। एग्जाम प्रेशर, फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर। सो आपके टाइम पे भी हुआ होगा कि रिलेटिव्स, बहुत लोग एक्सपेक्टेशन हाई रखे हुए हैं, या तो कोई रिश्तेदार आ गए, वो बोल रहे हैं कि पड़ोस में ये बेटी है, वो तो इतना 15 घंटा पढ़ी थी, तुम बस 12 घंटा पढ़ रहे हो, तुम्हारा कैसे हो, कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो तुम, ऐसे करके। सो आपको कभी फेस करना पड़ा था ये अपने प्रिपरेशन टाइम पे, और कैसे हैंडल किए थे उस टाइम पे? बिल्कुल, मेरे को फेस करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे पे रहा था। मैं हमेशा ही मानता हूँ कि एक लिमिटेड प्रेशर जो ना होना जरूरी है। हमारे साइंस में बोलते हैं कि क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उस पर जाके आउटकम जो बेस्ट आ पाता है, तो वो होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपको थ्रस्ट नहीं मिल पाएगा, इम्पल्स नहीं मिल पाएगा, या फोर्स नहीं मिल पाएगा मूव करने का। तो मेरे पास अगर थोड़ा सा प्रेशर है तो मैं मूव करूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे सपोज कि मेरे को ड्रीम है कि मेरे को मून पे जाना है। मून पे जाने के लिए मुझे इतना सारा अमाउंट चाहिए होगा, अदरवाइज मैं मून पे नहीं जा पाऊंगा। तो मेरे पास एक वजह है उतना सारा पैसा कमाने की, इकट्ठा करने की, अदरवाइज मेरे पास कोई वजह ही नहीं, समझ लो। तो वैसे बच्चों के लिए भी एक थ्रस्ट, एक प्रेशर होना जरूरी है। प्रेशर बहुत डिफरेंट तरीके के है ना। एक होता है साइड डायरेक्शन का प्रेशर, ठीक है ना, और एक होते हैं इधर उधर जाने वाले प्रेशर, जो इधर उधर कंपोनेंट मतलब हो रहे होते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट पढ़ रहे होते हो तो आपने देखा होगा ना, CO2 के अंदर एक कंपोनेंट, CO2 नहीं, हम कोई और एग्जांपल ले लें, H2 ले लेते, तो उसके कंपोनेंट जो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो ऐसे ही ना आपकी लाइफ में भी होता है, एक प्रेशर इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, और जा वो कहीं डायरेक्शन में नहीं रहे। तो आपको हमेशा अच्छा लिसनर बनना चाहिए, सुनना सबका चाहिए। जो आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, या वो जो भी कोचेस हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, उनसे आप आके बात करो, उनको पूछो कि इस तरह का एक प्रेशर आ रहा है, तो ये फोर्स मेरे करियर डायरेक्शन वाली डायरेक्शन में है, तो मैं पिक कर लूं या इसको ड्रॉप करूं। ये हमेशा आपके साथ में होगा। तो ये पिक एंड ड्रॉप आपको करना पड़ेगा। तो ये प्रेशर मेरे साथ भी आए थे। रिलेटिव्स पूछ रहे हैं कि IIT-JEE क्यों करना है, तुम्हारा तो प्लान कुछ और था, तुम्हारा, वो लोग एक्चुअली आपको जज कर रहे होते हैं बार बार। लेकिन जब आप बोलते हो मैं तो यही करूंगा और ये करके दिखाऊंगा, तो वो सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता चल जाता है आपकी डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या है। तो आपने अगर उनको थोड़ा सा भी अगर स्पेस दिया, तो वहां जाके बहुत सारे फोर्सेज लगाना शुरू कर देंगे। और फैमिली का प्रेशर तो देखो आता है, क्योंकि आप जिस प्रोसेस में हो वो आप हो वहां पर, वो नहीं है। उनके लिए वो ब्लाइंड गेम है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। उनके लिए कि जस्ट बुक्स ही तो पढ़नी, कुछ बस कुछ बुक्स ली, बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा, और करना ही क्या, कुछ भी नहीं करना है। तो जब इस तरह का ब्लाइंड प्रेशर आ रहा होता है, तो समझ लो कि वो सही डायरेक्शन नहीं है। Yes,
You are right. So, sir, now moving on to my next question. So, this is the question from student from 12th standard और जो ड्रॉप कर रहे हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं लाइक 12th के साथ में नहीं भी देते हैं, कुछ को देना होता है. सो कौन से बच्चे होते हैं वो जो ड्रॉप करें? देखिए, ड्रॉप करने का या कभी भी लाइफ में टाइम लेने के लिए ना एक सिंपल सी चीज है कि जो ड्रीम आपका है उसको लेके आप पैशनेट कितने हो, वो क्रेजी वर्ड जो ना, वो क्रेजीपन कितना लाइफ के अंदर. अगर आप सच में क्रेजी हो आपके उस ड्रीम के लिए, जब आपको पता है कि वही लाइफ है, वही मुझे जीना है, तो फर्क नहीं पड़ता कि वहां आप ड्रॉप ले रहे हो नहीं ले रहे. ठीक है ना. प्रॉब्लम तब आती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा गोल क्या है ना. मुझे इंजीनियर बनना ही नहीं है और मैं जेई का एग्जाम दिए जा रहा हूँ, जेई के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ. मुझे बनना कुछ और था. मुझे बाद में समझ में आता कि मैंने तो वहाँ 1 साल खराब कर दिया. क्यों? क्योंकि मेरे एफर्ट जो थे वो मेरा ड्रीम ओरिएंटेड नहीं थे. तो ड्रीम ओरिएंटेड अगर आपका है, आपका पैशन है, तो मतलब ड्रॉप करने में कोई बुराई नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लाइफ में बहुत बार ड्रॉप करते हैं. बहुत से लोग हैं जो मतलब आपने सुना होगा टॉप बिजनेसमैन, चाहे अभी आपने नाम सुना होगा जेफ बेजोस जो अमेजन के सीईओ हैं, वो कंपनी जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, वो ब्रेक ले रहे हैं, वो वापस कुछ स्टार्ट करेंगे. तो वो भी ड्रॉप अगर ले रहे हैं तो वो किसी और कुछ और करने के लिए ले रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो अब काम छोड़ दिया, वो कह रहे हैं मैं तो बस गंगा माँ की शरण में जा रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो ड्रॉप वो भी ले रहे हैं. तो लाइफ में आपको पिक ड्रॉप तो आपको सीखना पड़ता है. तो ये ड्रॉप आप ले रहे हो चीजें सीखने के लिए, आपके ड्रीम को और पास में लेके आने के लिए. अगर आप ड्रॉप नहीं लोगे तो आपका तो ड्रीम ही खत्म हो गया ना, आप कहीं और ही चले गए. अगर आप वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रिपरेशन की फॉर अ ड्रॉपर? सिंपल सा स्ट्रेटेजी है कि क्लास में जो डेली पढ़ा रहे हैं वो डेली आपको क्लास पढ़नी है, क्लास मिस नहीं करनी है, लाइव ही देखनी है. ऑनलाइन है तो ऑफलाइन है तो आपको जाना ही है, ऑनलाइन है तो लाइव ही देखनी है, रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट नहीं होना. क्योंकि अगर आप वहाँ पे लाइव देखने के लिए अवेलेबल नहीं हो, वो अगर आपकी प्रायोरिटी पे नहीं है ना, तो एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए आप भी तो प्रायोरिटी पे नहीं होंगे ना एग्जाम वालों के लिए. आप क्यों प्रायोरिटी पे वहाँ पे होंगे? तो सिंपल सा स्ट्रेटेजी, क्लास अटेंड करो, क्लास के टाइम पे ही नोट्स मेंटेन करो. आफ्टर इमीडिएट क्लास आपको अपने नोट्स को जो है वो एड ऑन करना. आजकल बच्चों में चल रहा है सर पीडीएफ दे दो, मैं पीडीएफ से पढ़ लूंगा. अरे पीडीएफ पढ़ने के लिए नहीं होती है. पीडीएफ, एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक जो होती है अपने नोट्स को एड ऑन करके उनको और डिटेल बनाने के लिए होती है. आप नोट्स डिटेल में बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ और डेली लॉगबुक जो मैं बताता हूँ वो फॉलो करो. अगर वो आप फॉलो कर लोगे तो मेमोरी में जो है चीज़ रह पाएगी. जैसे मैं अपनी डायरी में, ये मेरी अनअकैडमी की डायरी है, मैं डेली इसमें नोट करता हूँ और बहुत शॉर्ट कीवर्ड कि मैंने लिखा है कि 8:30 सेशन, 9:30 सेशन या 9:30 ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, बस मैं इतना लिखता हूँ. जब मैं देखता हूँ ऑडियो कॉल तो मेरे दिमाग में एकदम रिकॉल हो जाता है कि मेरे को ऑडियो कॉल कहाँ कहाँ करनी है. मैं ब्रेन को ट्रेन कर रहा होता हूँ, मैं ब्रेन को एक्सरसाइज वहाँ पे करवा रहा होता हूँ. तो ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में बार बार नहीं पढ़ सकता. तो बच्चों को भी ये करना होता है, डिटेल नोट्स बनाने के बाद में शॉर्ट नोट्स और लॉग बुक के थ्रू पढ़ना चाहिए. और डेली ही एमसीक्यूज और जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं मॉड्यूल डीपीपी वो साथ में करने चाहिए. बस इससे ज्यादा कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है. So sir, this will help many students, like बहुत सारे. Any more that questions? Was really helpful. Yeah. So one question, like बहुत लोग के मन में होगा ये, obviously बहुत students के मन में, like what is the difference between a topper and an average student? So मतलब लोग तो ऐसे बातचीत में बोल देते हैं यार ये पागल टाइप पढ़ता है but मतलब difference क्या बनाता है लोग? How do toppers think actually? Sir, sorry to interrupt, but I personally wanted to know, were you a topper? देखो टॉपर जो है ना वो एक्चुअली कोई ऐसा नहीं कि कोई एक माइलस्टोन है जिसको आपको अचीव करना है. ये आप जब भी परफॉर्म कर रहे हो तो कुछ पैरामीटर के बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं टॉपर्स. तो उन पैरामीटर में जो लोग फिट हो रहे होते हैं तो वो टॉप कर रहे होते हैं. और ये डिपेंड करता है बाकी लोगों के साथ भी कि बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी लोग जो है कैसा काम कर रहे हैं. राइट. सो ये सिंपल सा फंडा होता है. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मेरे से आपने कहा कि क्या मैं टॉपर रहा हूँ, तो यस कुछ टाइम जो है मैं टॉपर रहा हूँ. और ये आप हमेशा मेंटेन नहीं कर सकते, है ना. मैं किसी मूवी का अगर एग्जांपल लूँ, किसी फेमस एक्टर का नाम लूँ, तो वो हमेशा इंडस्ट्री पे टॉप नहीं किया. अगर वो ऐसे गए तो वापस नीचे भी आए, फिर वापस गए. तो वैसे ही हमारी लाइफ में चाहे हमारा आउटपुट हो या हमारा परफॉर्मेंस हो या कुछ भी हो, वो हमेशा बेस्ट डिफरेंट होता है. आज मेरा बेस्ट ये तो कल मेरा बेस्ट ये हो सकता है, परसों ये हो सकता है. ये रोज ऊपर नीचे चलता है. आप बायोलॉजी को तो अच्छे से समझते हो, इस लाइन का मतलब क्या होता है. ये लाइन नहीं हो सकती
है ना। चाहे ये लाइन आपकी हार्ट बीट में 140 पल्स पे ही चल रही हो इस तरह से तो भी दिक्कत वाली बात है, और वो 0 पे चल रही हो तो भी दिक्कत वाली बात है ना। तो ये मतलब आपको बहुत दिक्कत करती है। दूसरी चीज आती है कि टॉपर में और नॉर्मल स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है। टॉपर कुछ अलग नहीं होते, अलग नहीं खाते। जितना आपके ब्रेन का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम उनका होता है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कितना एग्जैक्ट वॉल्यूम है मुझे नहीं आइडिया, बट 1300 सीसी के आसपास शायद वो वॉल्यूम्स का होता है ब्रेन का। मुझे इतना ही याद आ रहा है जब मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम 10th क्लास में। नहीं, तो सही याद आ रहा है। सही याद आ रहा है, 1300 कुछ सीसी होता है, तो इतना वॉल्यूम होता है, सबके पास बराबर होता है। इंपॉर्टेंट होता है आसपास का ऑरा और हमारी चीजों को लेके, उनको लेके समझने का तरीका। हम चीजों को लेके जो इंटरप्रिटेशन बनाते हैं ना, बार बार सर ने क्लास शुरू नहीं की उससे पहले कि मुझे सर की क्लास समझ में नहीं आएगी, मैंने कुछ भी काम स्टार्ट किया मैं पहले एक इंटरप्रिटेशन बना लेता हूँ, तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए हमको। तो टॉपर्स कभी भी ये नहीं करते हैं। टॉपर्स हमेशा एक डायरेक्शन पे फोकस करते हैं। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन पे वो जो कह रहे हैं उसको मानते हैं, थंब रूल मान लेते हैं कि इन्होंने जो कहा वो करना है, और कभी ऐसे गोल नहीं बनाते कि मुझे फर्स्ट रैंक लानी है, सेकंड रैंक लानी है, थर्ड रैंक लानी है, कभी ऐसे गोल नहीं बनाते। और टॉपर्स के साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहा होता है। एक एक्स्ट्रा फोर्स पता है कौन सा काम कर रहा होता है? आसपास के लोग उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं, तो सम टाइम ऐसे में वो अपनी डायरेक्शन इधर उधर भी कर जाते हैं। जब उनको लगता है कि फोर्स ज्यादा ही आ गया, फोर्स ज्यादा लग जाए ना अगर, तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फिजिक्स में आपको पता है ये बात कि फोर्स अगर एक डेफिनेट अमाउंट से ज्यादा लगेगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और जो एवरेज बच्चे होते हैं वो एक तो मान लेते हैं कि मैं एवरेज हूँ। इंसान कोई भी एवरेज होता नहीं है, ना कोई गरीब होता है ना कोई एवरेज होता है, ये ब्रेन का थॉट प्रोसेस है। अगर मैं मान लूं कि मैं परेशान हूं ना, तो मैं परेशान हूं, फिर कोई इलाज नहीं है उस चीज का। तो अगर आपने मान लिया कि आप एवरेज हो तो आप एवरेज ही रहोगे। पर वो जो पैरामीटर है ना, जो डिसाइड किए हुए हैं हमारी अथॉरिटीज ने या ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिसाइड किए हुए हैं, वो पैरामीटर वेरी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, है ना। हो सकता है कि अभी उन पैरामीटर में आप फिट नहीं बैठ रहे हो, लेकिन किसी और डोमेन के अंदर जो पैरामीटर्स है वहां पे आप फिट बैठ रहे हो, वहां आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें तो वो क्रिकेट बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, पर ही कांट टीच, है ना। शाहरुख खान जो बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, बट ही कांट टीच, है ना। वो मेरे जैसा तो नहीं पढ़ा सकते ऑब्वियसली। मेरी हेयर स्टाइल भली उनके जैसी नहीं होगी, उनके जैसे मैं डायलॉग नहीं बोल सकता, बट मेरी स्ट्रेंथ है मेरी टीचिंग, है ना, मेरा कॉन्वर्जेशन। पर कैमरे को लेके या लाइट्स को लेके या फिर एक्टिंग को लेके जो शाहरुख कर सकते हैं वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वो एक एज ए टीचर बहुत अच्छे से एक्ट कर सकते होंगे, पर मैं एज ए टीचर मैं टीचर की एक्टिंग नहीं कर सकता। मैं रियल टीचर हो सकता हूँ, पर टीचर की एक्टिंग मैं नहीं कर सकता। तो वो डिफरेंट चीज़ है, हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो कभी भी ऐसे गिव अप वाली टेंडेंसी नहीं आनी चाहिए कि यार मैं एवरेज हूँ, मैं क्या करूँ। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। Sir, of course, we are SRK and your fan, so we can understand both the things. एक और चीज मैं मेंशन करूँ, कभी भी टीचर्स के फैन नहीं बनने चाहिए। फैन अगर बनना है तो आप बॉलीवुड वाले बहुत सारे लोग हैं उनके फैन बनिए, टीचर्स का फैन क्यों बनना है? नहीं sir, nowadays I am just checking Unacademy very frequently. Students are just crazy about you. काफी फीडबैक पढ़े हैं मैंने। So moving on to the last question. It's the least one. So, how to face failures? Simple and sweet, but very deep. फेलियर लाइफ का पार्ट है और हमें उसको एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना आना चाहिए। हम जब भी कुछ करेंगे फेलियर होगा ही होगा, बहुत ज्यादा चांस है। सक्सेस होने के चांस बहुत कम होते हैं। और सक्सेस देखो थॉट प्रोसेस होता है, कोई माइलस्टोन नहीं है कि आप यहाँ पहुंच गए और आपने अचीव कर लिया कि मैं घर से निकला 5 किलोमीटर दूर पहुंच गया, मेरा माइलस्टोन हो गया। सक्सेस नहीं है। रोज जब आप कुछ कर रहे होते हो तो वहां पे एक सक्सेस आपको मिल रही होती है। जैसे मैंने आज कसम खाई है कि मान लीजिए कि मुझे 50 बच्चों के डाउट जो है सॉल्व करने हैं या 50 बच्चों की लाइफ में कुछ चेंज लेके आना है, तो अगर मैं वो कर पा रहा हूँ तो मैं सक्सेस हो रहा हूँ, अदरवाइज नहीं हो रहा। तो रोज हम छोटे छोटे कुछ टास्क ले रहे होते हैं, उसके अंदर हम चल रहे होते हैं। और अभी कोविड टाइम चल रहा है, यहाँ पे तो ब्रीथ भी नॉर्मल कर पाना अपने आप में एक सक्सेस है। हम उस कोविड पैंडेमिक से बाहर आ गए, तो ये एक सक्सेस से कम नहीं है, एक बड़ी सक्सेस है कि हम लोग यहाँ जिंदा है और बात कर पा रहे हैं। तो फेलियर कुछ नहीं है, एक थॉट प्रोसेस है, एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ये नहीं तो कुछ और हमारे लिए कुछ होगा, हम कहीं और शायद अच्छे होंगे, शायद हम यहाँ फिट नहीं हो पा रहे, कहीं और कुछ कर देंगे। क्योंकि जो चीज़ में आप फेल हो रहे हो, अच्छा नहीं कर पा रहे हो सकता है कि शायद वहाँ पे आप अच्छा कर ही नहीं पाओ। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो, 1-2 बार फेल हो रहे हो, 4 बार फेल हो रहे हो, कोशिश करते रहो, फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लो कि आपका टाइम सही नहीं है। और एक और चीज़ भी है, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे चेंज कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। देखो आपको पानी निकालना है ना जमीन से, और कुआं खोदा आपने 100 फीट का, पानी नहीं निकला तो और 100 फीट निकाल, फिर भी नहीं निकल रहा और 100 फीट निकाल।
बच्चे क्या करते हैं 100 फीट के बाद जगह चेंज कर लेते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज कर लेते हैं, पानी कभी नहीं निकलता। वो फिर एक है ना बोले तो एक तरह का ना एक जुआ हो गया है कि पानी निकलेगा तो निकलेगा पता नहीं, क्योंकि एफर्ट्स उनके क्या हो गए, डाइवर्सिफाइड हो गए। तो कलेक्टिव एफर्ट्स अगर होते हैं तो ये दिक्कत नहीं आती है। So sir, we are just हम लोग इतना सीख गए इससे कि acceptance and efforts are two main keys to the door of selection. एक्चुअली क्या लाइफ अपने तरीके से चल रही होती है और हम कोशिश करते हैं उसके अगेंस्ट जाने की, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। होता है कि माई लाइफ माई रूल्स, लाइफ को अपने रूल पे जाने तो मैं अपने रूल पे चलूंगा, वो दोनों पैरेलल नहीं चल सकते, आपको लाइफ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और कुछ चीज़ों पर रिजिड हो सकता है, सारी चीज़ पर रिजिड नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी ये लाइफ के अंदर होनी चाहिए। Any more questions? No sir, we are done. We have shotted our guns. And we are very much satisfied with your answers. I think also all the students that are like us, so they must be well satisfied. तो और भी बच्चों को मैं मैसेज करना चाहूँगा, बच्चों अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस बाय ड्रॉपिंग योर क्वेरी या डाउट या क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो दिस वीडियो, एंड आप जो है वो अपना क्वेरी यहाँ पे कर सकते हैं। डेफिनेटली अगले सेशन के अंदर, मतलब डेफिनेटली बोलना ठीक नहीं रहेगा, नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि वो हम लोग उन क्वेश्चंस को जो है इंक्लूड कर पाएँ, आपके क्वेश्चंस को इंक्लूड कर पाएँ। अभी जो इन बच्चों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन थे, पर मतलब एक डायलॉग है, एक बहुत पहले एक सीरियल आया करता था शक्तिमान, तो उसका था कि छोटी छोटी बातें पर जरूरी बातें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो डेली में होती है पर ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है अलग से, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो डेली लाइफ में आपको ठीक करनी होती है। अगर आप ये कर लेते हो तो बस फिर एक ही चीज़ बचती है, लेट्स क्रैक इट। It was a nice session with you, sir. And thanks to you and Unacademy for this golden opportunity to interview our favorite teacher. So it's like a honor for both of us. Thank you, Exactly. Umang. Thank you, Khushi. It was a blessing to actually interview Vivek sir. And thank you to Unacademy and you for this golden opportunity. तो थैंक यू, आप दोनों ने टाइम इतना सारा निकाला और आप लोग भी इतना ऑक्यूपाइड रहते हो, और आप लोगों को जब कहा गया कि ऐसा कुछ सेशन है बच्चों के क्वेश्चंस का, तो आपने वहाँ पे टाइम मैनेज किया, इतना हेक्टिक शेड्यूल बच्चों का रहता है। थैंक यू अनअकैडमी कि ये इस तरह का एक बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी। और आप भी बच्चों अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि मज़ेदार सेशंस यहाँ पे होते रहेंगे और हो रहे हैं। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि वो नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलते रहे नए वीडियोस के, ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। और वीडियो अगर पसंद आए, आपको लगता है कि उमंग और खुशी ने क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे हैं और मैंने जो आंसर किए उनसे आपको हेल्प हो रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। आई होप कि उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और लेट्स क्रैक इट गाइज। Yes, Let's crack it. we will crack it.